नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सही है कि लाख कोशिश की जाए लेकिन सच जो है वो सामने आ ही जाता है। और मोदी जी को लेकर भी एक ऐसा सच, या यूं कहूं एक बड़ा सच सामने आया है जिसे लेकर मोदी जी के कामकाज, मोदी जी के तौर तरीके, मोदी जी की जो सरकार जिस तरह चल रही है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब अभी तक राहुल गांधी या केजरीवाल जैसे नेता कहते थे कि साहब मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो एक डिक्टेटर का है, वो एक तानाशाह का है। सोशल मीडिया पर हम सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं वो अपने मन की करते, किसी की सुनते नहीं। यहां तक कि राजनाथ जैसे सीनियर मंत्री या और भी बाकी सीनियर मंत्री मोदी जी को ना सलाह दे पाते हैं, ना मशवरा दे पाते हैं, ना कोई राय दे पाते हैं। और अगर मोदी जी कहीं कुछ गलत बोल जाएं, गलत कर जाएं, तो कोई मंत्री टोकने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन ये बात विपक्ष की है, सोशल मीडिया की। आज पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, मोदी सरकार में मोदी के करीबी रहे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो दो मंत्रालयों के, दो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी रहे, जी हाँ, अनिल स्वरूप, वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर, इन्होंने जो खुलासा किया है और कैमरे पर किया है मोदी जी के बारे में, वो वाकई चौंकाने वाला है। अब ये जो अनिल स्वरूप साहब हैं, ये बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, बड़ी ईमानदार छवि है और बड़ी साख इनकी रही। मोदी जी के साथ इन्होंने कई बरस काम किया, दो मंत्रालयों के ये सेक्रेटरी थे, कई योजनाओं के पीछे जैसे आयुष्मान भारत है, या फिर कोयले की कई पॉलिसीज़ थी, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया इन्होंने मोदी सरकार के लिए, और मोदी इनको बहुत मानते भी थे। लेकिन पहली बार अनिल स्वरूप ने बरखा दत्त को एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कह दी कि वाकई सुनने वाले चौंक गए कि मोदी जी यूं तो अच्छे हैं लेकिन उनको सलाह देने वाला, उनको मशवरा देने वाला, उनसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। आईएएस ऑफिसर तो बहुत छोटी चीज है, बड़े बड़े मंत्री मोदी जी के आगे जुबान नहीं खोल पाते। और इनका यह कहना था, अनिल स्वरूप साहब का, कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सिर्फ दो मंत्री 2019 से पहले अरुण जेटली साहब वो कुछ बोल पाते थे, या फिर गडकरी, नितिन गडकरी टोक पाते थे या मोदी जी को कोई सलाह दे पाते थे, गडकरी और अरुण जेटली। इसके अलावा कोई भी नेता, कोई भी मंत्री मोदी जी से बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अब आप खुद सोचिए कि अरुण जेटली साहब इस दुनिया में नहीं रहे और नितिन गडकरी किनारे कर दिए गए। सोचिए आज की तारीख में मोदी जी को सलाह कौन देता होगा। Ministers don't speak. I mean, in the meetings I used to say, everyone used to say yes. The only ministers who spoke were Arun Jaitley and Nitin Gadkari. Nitin Gadkari also was very outspoken. He spoke his mind. अब कैमरे पर एक बड़ा खुलासा अनिल स्वरूप साहब ने किया। सवाल इस बात का है कि अगर कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो जयशंकर जैसे या हरदीप पुरी जैसे ब्यूरोक्रेट हों, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ना सलाह दे पा रहे हैं, ना मोदी जी को कोई दिशा दे पा रहे हैं, ना मोदी जी को कुछ बता पा रहे हैं, सब चुप हैं। जैसा कि अनिल स्वरूप कह रहे हैं कि अंदर, कमरे के अंदर जाते ही सबके होठ सिल जाते थे, चुप हो जाते थे सब, बाहर जितना बोले। मोदी जी देखिए सब चुप। अब सवाल है कि अगर सारे लोग चुप हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शीपिश बिहेवियर अगर है, भेड़ बकरी जैसा बिहेवियर अगर, तो अगर मोदी जी कुछ गलत भी बोल जाएं तो उसको सही कौन करेगा। और ऐसा ही इन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला इंसिडेंट बताया अनिल स्वरूप ने। उन्होंने कहा कि लाल किले पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, ये सुन रहे थे उसको, और तभी मोदी जी कुछ बहुत गलत सलत बोलते गए, फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें बोलते चले गए लाल किले से, प्रधानमंत्री। और तब सेक्रेटरी साहब ने, इन्होंने, अनिल स्वरूप ने कहा कि मैंने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैसेज दिया, नृपेंद्र मिश्रा को, कि देखिए गलत बोल रहे हैं। कोई समझा नहीं पाया और मोदी जी गलत ही बोलते चले गए। And I used to tell him, सर बताते क्यों नहीं इनको? I used to tell him, सर ये गलत कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। I distinctly remember I was sitting at the Red Fort on 15th August and Mr. Modi was speaking out. Many of the statements that we made was factually incorrect.
So I sent an SMS to Mr. Nibed Mishra. I said, this is factually incorrect. अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि लाल किले पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहा है और गलत तथ्य रख रहा है, गलत फैक्ट्स रख रहा है, और एक सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कह रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कि भाई ये आंकड़े गलत हैं, इनको सही कराइए। किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी जी को बताए कि भाई ये गलत आंकड़े हैं, ये गलत तथ्य हैं, आप देश को सही तस्वीर नहीं दिखा रहे। किसी की हिम्मत नहीं। और दोस्तों ऐसे कई मौके आए जहां पर मोदी जी ने जो बोला, विपक्ष ने जब अपनी जांच में पाया, या कुछ आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट मीडिया ने अपने पाया कि मोदी जी के दावे गलत थे। जैसे मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर में उनके जो दावे थे वो गलत पाए गए। उन्होंने गांव में जो टॉयलेट बनाने या इलेक्ट्रिफिकेशन का, गांव में विद्युतीकरण का जो डेटा दिया, उस पर सवाल उठे। एमएसएमई यानी जो लघु उद्योग हैं या छोटे छोटे कारखाने, उस पर जिस तरह का पैसा खर्च करने की मोदी जी बात कर रहे थे, वो भी आंकड़े कहीं ना कहीं सही नहीं पाए गए। तो एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी फेरिस्त है, लंबी लिस्ट है, जहां मोदी जी गलत दावे करते गए। राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया, केजरीवाल ने कुछ बोल दिया, ममता ने कुछ बोल दिया, गोदी मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, अखबारों में छपा नहीं, और झूठ जो है वो धीरे धीरे सच में बदलने लगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है ये कि क्या मोदी जी से वाकई आज की तारीख में उनका कोई मंत्री बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता, उनको सलाह देने के लिए, अगर वो कोई गलत चीज़ कह रहे हैं तो टोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्या वन वे ट्रैफिक है, एक तरफा संवाद है, सिर्फ मन की बात है? और क्या ये जो सरकार है या मोदी जी के जो कामकाज के जो तरीके हैं या तौर तरीके हैं, क्या ये सरकार धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है, तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, जहाँ सिर्फ वन मैन शो है, बाकी कोई नहीं है? मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है देश के लोकतंत्र को लेकर, और इसका जवाब ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहिए। और आज अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, इस पर काफ़ी रिसर्च भी टाइगर कर चुके हैं, ये उनका एक प्रिय सब्जेक्ट भी, और पिछले कई बरसों से वो बोलते रहे कि यहाँ इस सरकार में वन वे ट्रैफिक है, एक तरफा संवाद है, और ये सरकार कहीं ना कहीं एक डिक्टेटर रिजीम की तरफ बढ़ रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गौर से सुनिएगा टाइगर को, क्योंकि ये मुस्तकबिल की बात है, हमारे आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, देश के भविष्य की तरफ बात है कि देश 24 के बाद कहाँ जाएगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो आखिर तक सुनिएगा टाइगर क्या कहने जा रहे हैं आज। टाइगर, मेरा जो पहला सवाल कि ये जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अनिल स्वरूप, जो दो मंत्रालय के सचिव रहे, ये कह रहे हैं कि साहब लाल किले से प्रधानमंत्री गलत सलत बोल रहे हैं, इनकरेक्ट बोल रहे हैं, और जब वो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैसेज कर रहे हैं कि भाई रोकिए, ये तो अनर्थ हो रहा है, लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहा है और उसमें भाषण गलत है, फैक्ट गलत है, किसी ने मोदी जी को रोका नहीं, किसी ने मोदी जी को टोका नहीं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या वाकई ये जो संकेत हैं, ये जो लक्षण हैं, वो एक डिक्टेटर के हैं? दीपक भाई, स्वरूप साहब के साक्षात्कार ने यानी इंटरव्यू ने उन तमाम बातों को एंडोर्स किया या रेखांकित किया जो हम लगातार 2014 के पहले से बोलते आ रहे हैं। आप YouTube पे मेरे वीडियो बताइए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी सरकार यानी जब भी मोदी जी मुंह खोलते हैं, झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, ये मैं लगातार कहता आ रहा हूं। आपने कहा कि क्या एक तानाशाह रवैया की तरफ जा रहे हैं? नहीं, आपने 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद गुजरात के गांधीनगर में बैठे हुए एक तानाशाह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो बने नहीं, वो थे। एक बार टाइगर आप कह रहे हैं कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तभी उनका डिक्टेटर वाला एटीट्यूड था। आप कह रहे हैं कि 2014 में गांधीनगर में जो डिक्टेटर बैठा था उसको देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। बड़ी बात कह रहे हैं टाइगर आप। यकीनन, यकीनन। आप गांधीनगर में जाइए, गुजरात में जाइए, गुजरात में आप भी कभी लोगों को जानते हैं। आप गुजरात में कैबिनेट मंत्रियों को पूछिए जो मोदी जी के कैबिनेट में रहे, क्या उनको बोलने की आजादी थी? क्या मोदी जी विधानसभा में रेगुलर बैठते थे?
मोदी जी जब कोई घोषणा करते थे तो अधिकारियों को पसीना आ जाता था, उन्हें मालूम रहता था कि ये कतई पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर बोलेगा कौन, कहेगा कौन? जो वहां मुंह खोलता था, हिरेन पांड्या का क्या हुआ, यह आपको बताने जी की जरूरत नहीं। नहीं, लेकिन टाइगर यहाँ पर, बाकी टाइगर लोग यहाँ पर, बाकी टाइगर लोग जो सवाल करते माफ कीजिए थे, टाइगर, मैं उनकी आपको, राजनीतिक टाइगर मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। लेकिन क्योंकि आपने इस तरह के बातें रखी सामने कैमरे पर कि मुझे आपको टोकना पड़ा, कुछ पूछना पड़ा मुझे, बल्कि आपका ये कहना है कि मोदी जी के आगे कोई बोल नहीं सकता, आपका ये कहना है कि वहां पर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं, वो चाहे मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो किसी प्रदेश का, या फिर कोई गृह मंत्री देश का हो, वित्त मंत्री हो, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी हो, आप कह रहे हो किसी की हिम्मत नहीं है इस लोकतंत्र किसी में की हिम्मत। प्रधानमंत्री से दो शब्द बोलने की। जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हिम्मत थी एक्शन लेने की? यूट्यूब पर जाके थोड़ा सर्च करिए, अरुण शौरी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है। गुजरात के दंगों के बाद जब अटल जी गुजरात गए, अरुण शौरी उस प्लेन में थे, वो बोल रहे थे अरुण शौरी को कि मैं कैसा वहां लोगों को फेस कर पाऊंगा जब बीजेपी के शासन में ऐसा कत्लेआम हुआ। उन्होंने वहां राजधर्म की बात कही, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत थी? क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम लोगों को पूछिए जो दिल्ली में बैठा करते थे, और जब राज्यसभा तय होती थी गुजरात की किसको देना है, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते थे और नामों की लिस्ट लेके जाते थे और कहते थे ये लोग मेरे यहां राज्यसभा होंगे, बाकी लेकिन लोगों को टाइगर मैं आज, अकोमोडेट नहीं कर टाइगर सकता। लेकिन टाइगर टाइगर अगर प्रधानमंत्री है मोदी, तो भाई मोहन भागवत तो उनसे ऊपर है, आरएसएस तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस तो अभिभावक है, तो मोहन भागवत की तो सुननी पड़ेगी ना। मोहन भागवत तो टोकेंगे, दत्तात्रेय हॉस बोले टोकेंगे, इस तरह के नेता तो टोकेंगे, ये भी नहीं टोक पा रहे हैं। कभी आप अपने सोर्सेस से पता कर लीजिएगा मोहन भागवत जी का और प्रधानमंत्री जी का संवाद कब हुआ पिछले 4 साल में, फोन व्यक्तिगत पे रूप बात हो से। सकती है साहब। दत्ताजी होसबल के साथ कब संवाद हुआ? मेरे तो सोर्सेस मुझे ये बोलते हैं कि संघ कार्यालय पहले लगातार इन्फॉर्म करता था पीएमओ के कि भाई संघ चालक दिल्ली आ रहे हैं, उसके बाद तो उन्होंने इन्फॉर्म करना भी छोड़ दिया। क्या जी संघ के लिए क्या संघ के लिए भी ये अझेल हो चुके हैं या उनके कंट्रोल के बाहर हो गए? क्या कई बार तो ये लगता है कि क्या संघ भी शरणागत हो गया है? जी नहीं, चलिए टाइगर, टाइगर एक एक बात मान ली कि मोदी जी के आगे कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा, चलिए आईएएस अधिकारी तो बेचारे, उनकी क्या हैसियत है, पल भर में ट्रांसफर हो जाए, पल भर में बर्खास्त कर दे मोदी जी चाहें तो चलिए मैं उनकी बात जेल नहीं कर रहा डाल हूँ, देते हैं, लेकिन जेल डाल देते हैं अधिकारी। देखिए आपने जिन अधिकारियों ने स्वर उठाया है गुजरात में, वो जेल में हैं। चलिए मैं अधिकारियों का टॉपिक बंद करता हूं, मैं अधिकारियों का टॉपिक बंद करता हूं, मैं राजनीति के टॉपिक पे आता हूं, सरकार के टॉपिक पे आता हूं। राजनाथ सिंह जो आप कह सकते हैं बीजेपी के दो बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी से बहुत सीनियर हैं, 90 के दशक में वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए थे राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में, जब मोदी जी सड़कों की धूल खाक छान रहे थे। तो वो इतने सीनियर हैं, मोदी जी से तो बहुत सीनियर हैं जहां तक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात है। तो क्या राजनाथ भी मोदी जी को सलाह नहीं देने की स्थिति में? राजनाथ सिंह जैसे, मैं माफी चाहता हूं, राजनाथ सिंह यदि अपने एक्सपीरियंस और अपने वजूद का उपयोग करते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। राजनाथ से भी जूनियर गडकरी है। गडकरी तो कम से कम बोलते हैं, बोलते थे। उस अधिकारी में 2 ही मंत्रियों के नाम निकाल लिए, एक गडकरी हाँ जी हाँ, अनिल स्वरूप, और एक मैं दर्शकों को, दोस्तों को बताऊं कि अनिल स्वरूप जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, बड़ी ईमानदार छवि उनकी है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए।
अनिल स्वरूप साहब का। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, नौकरशाही की बात है, तो चाहे कोई भी नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश में, या फिर नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, उनका सम्मान बहुत है अनिल स्वरूप का। इसलिए अनिल स्वरूप ने एक बात कही जिसको मैं आज आप उन दोस्तों को बताना चाह रहा हूं। स्वरूप साहब ने कहा कि उन्होंने देखा कि एक ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो उनके तजुर्बे में एक लंबी उन्होंने इनिंग्स खेली, पारी खेली आईएएस ऑफिसर की। उन्होंने कहा मैंने अपनी लंबी पारी में पहला प्रधानमंत्री देखा जिससे कुछ कहने की, सलाह देने की, बात करने की किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हिम्मत नहीं। आईएएस अधिकारी छोड़ दीजिए, सेक्रेटरी छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 2019 से पहले, 2019 से पहले फर्स्ट टर्म में सिर्फ अरुण जेटली ऐसे थे जो मोदी जी से कुछ कह पाते थे, या फिर गडकरी थे जो कुछ कह पाते थे। बाकी लोगों के होठ बंद हो जाते थे, वो चुप रहते थे, मोम की गुड़िया की तरह पेश आते थे मोदी जी के साथ। ये बोला है टाइगर। मैंने वही तो कहा, मैंने उसी का तो मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि गडकरी और जेटली छोड़ के क्या कोई रखते थे? जेटली की इसलिए सुनते थे कि जेटली एक वकील थे। कानूनी पेचीदों से उनको बाहर निकालने के लिए उनको जेटली पे विश्वास था। जेटली जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के जब इंचार्ज गुजरात थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे लाने के लिए जेटली का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यदि गडकरी का सेकंड टर्म हो जाता, अध्यक्ष हो जाता, तो शायद गडकरी प्रधानमंत्री बनते। लेकिन गडकरी के सेकंड टर्म के पहले पूर्ति पे रेड होना, चिदम्बरम और जेटली की दोस्ती सारी दुनिया को पता थी। और यही जेट कहते हैं कि जेटली जी के कहने पे चिदम्बरम ने रातों रात रेड करवाई, चुनाव लड़ने से रोका गया गडकरी को, राजनाथ सिंह स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आए, और जो आरोप गडकरी पे लगे थे वो कभी साबित ही नहीं हुए। जिन लोगों ने आरोप लगाए वो माफी मांग रहे हैं गडकरी से सार्वजनिक रूप से। तो ये गडकरी को निपटाने का एक षड्यंत्र था। उसके बावजूद गडकरी ने संवाद बनाए रखा। नोटबंदी होने के बाद जिस दिन नोटबंदी का पूरा अनाउंसमेंट हुआ, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं, पूरे कैबिनेट को साफ सूंघ गया था। सिर्फ एक मंत्री था जिसका नाम था नितिन गडकरी, जिनने ये पूछा क्या आपने ये डिसीजन लेने के पहले इसके रिपरकशंस क्या होंगे इसके बारे में पूर्ण रूप से विचार किया है? उन्हें कहा मैंने विचार किया, चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी उन्होंने तो मुंह भी नहीं खोला, जिसमें जेटली भी थे, और टाइगर जेटली चलिए तब वित्त ठीक है। मंत्री थे। एक एक चीज बात में निकलती है जो आप भी कहते आए हैं कई वर्षों से, मैंने भी अपने कानों से सुना, और आज हमने मोदी सरकार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो अब रिटायर हो चुके हैं उनको कैमरे पर सुनते हुए देखा, जो बरखा दत्त के साथ उन्होंने खुलासा किया। अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं, या हमारे दोस्त भी पहुंच सकते हैं, कि मोदी जी से बोलने की, मोदी जी को सलाह देने की, मोदी जी से कोई बात करने की किसी की हिम्मत, हैसियत नहीं है। ये एकदम सत्य है। मेरा कहना है कि अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर मोदी को कुछ बता नहीं पा रहा है, कोई सेक्रेटरी कुछ बता नहीं पा रहा है, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या एक्सपर्ट्स जितने भी तमाम कमेटियों के, वो अगर मोदी जी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सरकार चल कैसे रही है? क्या हम इसको एक ऐसी सरकार माने जो सिर्फ मोनोलॉग में है? ये वन वे ट्रैफिक है? ये वन वे ट्रैफिक की सरकार है। और सरकार चल कहां रही है दीपक भाई? सरकार चल कहां रही है? यहां तो मन की बात चल रही है। मेरे मन को भाया, मैं देश बेच के खाया, जी। ये चल रहा है। कोई मोदी जी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द आदेश है, और उस आदेश का पालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, सबके फ्रेम चेंज करके उसको अकोमोडेट किया जाता है। मोदी जी को खुश करने के लिए झूठे आंकड़े परोसे जाते हैं, उन्हें मिसलीड भी किया जाता है, क्योंकि उन्हें सफलता के बारे में सुन के खुशी होती है, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए झूठ आंकड़े, झूठ फरेब, ये सब परोसा जाता है, और मोदी जी उसमें आत्ममुग्ध होते हैं। उन्हें लगता है कि देश तरक्की कर रहा है।
उन्हें यह बताया जाता होगा कि एक बार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद 2024 क्या, उसके बाद 2029 और उसके बाद भी 34 तक आप ही की प्रतिष्ठा होगी। मोदी मान जाते हैं। किसी ने एक भी कहा कि साहब ये राम मंदिर बनने के बाद भी बहुत मुश्किल लगता है यूपी में इतनी सीटें मिलना, उसको ट्रांसफर हो जाता है। आपको लगता है अगर मोदी जी की उम्र 90 प्लस जाती है, 90 साल से ऊपर जाते हैं, और ईश्वर करे मोदी जी 100 साल से ऊपर जिए, मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक मोदी जी हैं तब तक आपको लगता है अमित शाह इस तरह के लोग ये बताते रहेंगे नहीं साहब आप ही प्रधानमंत्री के लायक है, हमारी सरकार 25 बिल्कुल। साल तक चलेगी, 30, इस तरह की जो बातें हो रही है, जो चापलूसी हो रही, आपको लग रहा है कि गवर्नेंस पर इसका असर पड़ रहा है? गवर्नेंस है कहाँ? गवर्नेंस है कहाँ? आर वी इन स्टेट ऑफ गवर्नेंस? अनार की मची हुई है सब दूर, फ्री फॉर ऑल है। कौन से हेड पे कितना खर्चा होगा, देश पे कर्जा कितना हो रहा है, रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कौन मानने को तैयार है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए हाहाकार हो रहा है, कौन मानने को तैयार है? झूठ पे जी। झूठ बोला जा रहा है, उसको झूठ बोल रहा है ये बोलने की भी किसी की औकात नहीं। मीडिया पैरों में घुंघरू बांध के दरबार में नृत्य कर रहा है। और अदालतें उद्योगपति कंप्रोमाइज हैं। उद्योगपति हाथ ऊपर कर करके जयकारा लगा रहे हैं। जनता का आक्रोश आपके कान तक नहीं आ जाए, इसके लिए भाट वंदना जोरों जोरों से शोरों शोरों से गा रही है, ताकि बाहर का शोर अंदर नहीं आए। ये राजा का कर्तव्य है कि जनता अगर में आपको क्या लग चल रहा है रहा कि है। क्या अंतिम दौर में जो स्लॉग ओवर होंगे, यानी जो आखिरी 4-5 महीने होंगे ये फाइनल के, यानी मैं बात कर रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या तब तक जो हमारी देश की अदालतें हैं इनको भी सेट कर लिया जाएगा, इन पर भी प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा? अदालतों पे प्रेशर तो है, कौन कहता है नहीं है? प्रेशर है। मीडिया पे प्रेशर है, लेकिन फिर सोशल मीडिया है, दीपक शर्मा जैसे शो है। अदालतों पे प्रेशर है, लेकिन फिर चंद्रचूड़ जैसे लॉयर जजेस भी है। कहीं कहीं आदमी कहीं कहीं सरेंडर होता हुआ न्यायपालिका दिखती है, कहीं कहीं न्यायपालिका प्रखरता से विरोध करता हुआ दिखती है। पूरे समाज में मिक्स एंड मैच चल रहा है। अगर आज एक जो लास्ट सवाल है मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत डिसाइसिव होगा 2024 के बैटल में, और ये सवाल मुझे लगता है बड़ा मुनासिब रहेगा, और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जवाब दे भी सकते हैं। जो लोग मोदी जी के गोद में हैं या जो मोदी जी के समर्थक हैं, जैसे गुजरात में बहुत बड़ा उनका एक समर्थक वर्ग है, आपका गुजरात का लगातार दौरा होता रहता है, जो मोदी जी के वोटर हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, मोदी जी के फिनेंसर, वो जो मोदी जी का इकोसिस्टम है, उनसे जब आपका इंटरेक्शन होता है, उन लोगों से जो आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, उनमें कुछ फर्क दिख रहा है इधर 7-8 महीने से, साल भर से, उनसे जब आपकी बातचीत होती है बंद कमरे में, जब वो दिल खोल के बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि मोदी का जो कोर सपोर्टर है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, क्या उसको भी लग रहा है कि ये आदमी अब डिक्टेटर होता जा रहा है, अब इसके बस की डिलीवरी नहीं है? दीपक भाई, गुजरात के लोग दुर्भाग्यशाली हैं। हम तो 2014 से डर के साए में जी रहे हैं, पूरा देश डर के साए में जी रहा है। वो 2014 के पहले से 10 साल से डर के साए में जी रहे हैं, और वो नहीं, डर मोदी अभी भी के बरकरार करीबी है। लोग क्या बता रहे हैं, अब क्या उनमें कोई चेंज दिख रहा है मोदी आपको? जी के मोदी जी के कोई करीबी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ये डर है जो मोदी जी के साथ उनको जड़ा जुड़ा के बैठा है। मोदी जी की खिलाफत करना, इसका मतलब अपने जीवन से उठना, मोदी जी के खिलाफ बोलना, विरोध प्रकट जेल करना, जाना। उनको गलत है ये बताना, इसका मतलब अपने बिजनेस से निकल जाना, अपनी जमीन खोना, अपने पूरे परिवार का नेस्तनाबूद करना। इससे अच्छा है कि भैया जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। वड़ा प्रधान बहुत अच्छा है, सारोच है, वड़ा प्रधान सारोच है। શું બિઝનેસ છે મોટા ભાઈ? બિઝનેસ કોઈ નથી બાપુ, કોઈ નથી, ये बोलते हैं। बड़ा प्रधान मतलब पंद्रह प्रधान, हमारे बड़े प्रधान
नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। क्या अगर आपका मौका कैसा लगा, चल रहा है? हम सब बर्बाद हैं। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आपके मर्म को समझ रहा हूँ। क्या अगर मौका मिला तो क्या इस देश ने मन बना लिया है कि आपकी बटन कहीं और दबाना है? क्या देश ने मन देखिए, बना लिया है? मैं तो जहाँ जितना मैं घूम फिर रहा हूँ, लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन ये आपको सर्वे में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग डरते हैं। कर्नाटक में कतई नहीं लग रहा था, जो लोग घूम रहे थे बोलते नहीं यार, लोग तो कहते हैं कि मोदी मोदी, लेकिन लोगों ने बटन कहीं और दबा दिया। हिमाचल। दिल्ली नगर ने कहीं और लगा दिया, क्योंकि अब लोग और ज्यादा डरने लगे हैं। ये डरावना रूप रोज एक एक नई परत खोल रहा है अपने चेहरे की। आने वाले समय में आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, इस पर पाबंदी हो सकती है, इसके लिए गाइडलाइंस हो सकती है। तो जो जी उच्छृंख जीवन है, जो एक लोकतंत्र में लोकतंत्र को परिभाषित किया जा रहा है, वो लोकतंत्र की सारी फ्रेम सिकुड़ रही है। जी। लोगों का दम घुट रहा है। नहीं टाइगर, आपकी मैं बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग भले ही मुखर ना हो, प्रखर ना हो, कैमरे पर खामोश रहे, या फिर फेसबुक पे या ट्विटर पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस पे लोग खामोश रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया है। और ये जो पूरा फैसला है, ये फैसला बटन करेगा। बटन पे जो उंगली जाएगी वो बताएगी कि देश किधर खड़ा है। लेकिन बातचीत करने से, मोदी जी के साथ, मोदी जी की जो गोदी मीडिया है उसको अगर हम देखते हैं, अखबार अगर हम देखते हैं, चैनल हमें देखते हैं, तो हमें इसका आभास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। लेकिन बटन तय करेगा, बटन तय करेगा 2024 में कि क्या होने जा रहा है। टाइगर आप आए, और मुझे लगता है कि आज आपने जो 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 दुखती रग पर हाथ रखा है इस सिस्टम के, मोदी सिस्टम के, मुझे लगता है कि ये प्रयास शायद ही आज की तारीख में कोई पत्रकार कर पाए, इतना खुलकर बोल पाए जो आज आप बोल गए। और मैं चाहूंगा कि आप सुरक्षित रहें, आप प्रसन्न रहें जैसे आप रहते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों की तरफ से। बी सेफ, बी सिक्योर, दीपक भाई, एंड कीप स्पीकिंग लाइक मैं दिस। मैं दीपक भाई, मैं महाकाल का भक्त हूँ। आप ही के प्रोग्राम में जब लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, तो लोग भगवान के पास मेरे लिए प्रार्थना करता है। मुझे लगता है कि मैं जितनी प्रार्थना भगवान की करता हूँ, उससे ज्यादा प्रार्थना इस देश का, यदि पाठक, लेखक, इस देश का दर्शक यदि हम लोगों के लिए करता होगा, तो यकीनन उनकी दिल की प्रार्थना ऊपर वाले भी सोचते होंगे। और जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। सनातनी हिंदुत्व में विश्वास रखता हूँ। जब नहीं मेरा नहीं, ऊपर वाला समाप्त है। होगा, तो मुझे मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और जब मेरी आयु होगी, टाइगर, तो देर है उसे कोई अंधेर समाप्त नहीं कर है, नहीं और पाएगा। देर है बस, अंधेर बस नहीं है, और इसीलिए इसीलिए और सिस्टम मैं के ऊपर कोई एक ऊपर वाला है। आप आए। हम किसी के विरोध में बोल नहीं रहे हैं। हम जी देश की जो वस्तुस्थिति है, उसको रेखांकित करने का प्रयास करते हैं, जो एक हमारा नैतिक कर्तव्य है पत्रकार के हैसियत से, जी। ऐसा मैं मानता हूँ। टाइगर आप आए, और आपने समय धन्यवाद, निकाला और बेधड़क बातचीत करी। दोस्तों की धन्यवाद, तरफ धन्यवाद। से, दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।